हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज की इस वीडियो से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो 6 सेमेस्टर में उनके लिए यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा सिलेबस कवर होगा। अगर आप लोग इससे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट वीडियो है उनके सिलेबस का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल सिलेबस मिलेगा। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लगभग मोर देन 1.5 सेक्शन कंट्रीब्यूट करता है। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40% सिलेबस ऑफ द बीएससी फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत टफ भी लगता है, तो हम बहुत आराम से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे लेके चलेंगे। सबसे पहले हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम ये चीज़ देखेंगे। कौन कौन से 5 मेंबर्स हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर वैसे आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में हैं उनके में IUPAC और कॉमन नेम दोनों ही पता होने चाहिए। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी कि इनके हमने IUPAC नेम किस तरीके से रखे हैं, इसलिए मैंने जस्ट इंट्रोडक्टरी नोमेनक्लेचर को यहाँ पे तुम्हारे लिए थोड़ा सा रखा है पार्ट। If you want, you may skip it. Then we will study molecular orbital structure of pyrrole, furan and thiophene. कि इनका molecular orbital structure क्या स्ट्रक्चर होती है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसकी प्रिपरेशंस भी करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे। सो molecular orbital structure एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है और तीनों में से किसी ना किसी की molecular orbital structure एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जानने के बाद हमें पता चलेगा कि ये तीनों ही एरोमेटिक हैं। तो फिर हम कंपेयर करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा एरोमेटिक है और कौन सा कम एरोमेटिक है। और अगर हम बेंजीन के साथ भी कंपेयर करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन ये ज़्यादा एरोमेटिक हैं या कम एरोमेटिक हैं। सो ये सारा सिलेबस हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। व्हाट आर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई हीट्रो एटम प्रेजेंट होता है। तो ये हीट्रो एटम होते क्या हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एज यू ऑल नो, इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, इन दो एटम्स को छोड़ के अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कंपाउंड्स में कोई भी अदर एटम प्रेजेंट होता है तो हम उसको हीट्रो एटम ही कहते हैं। तो मुझे लगता है हीट्रो एटम सबको समझ आ गया। अगर कोई भी रिंग टाइप स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को हम कौन सी कैटेगरी में काउंट करेंगे? हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में काउंट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल देके भी समझाया है। ये देखिए, रिंग जब भी बनेगी तो हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि कितने मेंबर्ड रिंग है। मेंबर से मेरा मतलब क्या है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे कितने एटम्स हैं। एक एटम है, उसके ऊपर फिर दोबारा से एटम हो सकता है, वो उस मेंबरिंग में काउंट नहीं होगा। हमें कॉर्नर पे एक एटम देखना है जो प्रिंसिपल एटम है, रिंग को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जिस तरीके से ये जो रिंग है ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें हमारे पास 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। सो इट इज़ 5 मेंबर्ड रिंग। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ पायरोलिडीन। इसका कॉमन नेम है पायरोलिडीन, इट इज़ नॉट द IUPAC नेम। सो क्योंकि साइक्लिक भी है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक हीट्रो एटम भी प्रेजेंट है विच इज़ नाइट्रोजन। सो ये किसकी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें डबल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हमारे सिलेबस में जितने भी हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड हैं, उन सब में डबल बॉन्ड है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे एग्जाम्पल लेके दिखाया यहाँ पे जिसमें डबल बॉन्ड नहीं था। सो डबल बॉन्ड को हम कह सकते हैं अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग हीट्रो एटम को हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही कहेंगे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन से हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। हमारे जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 में हमारे 5 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और एक जो कि नंबर में 3 हैं, और एक हमारा 6 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, पिरिडीन।
तो पहले हम 5 मेंबर्ड हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो सिलेबस में उनको कवर करते हैं। तो इसमें हमारे पास सब में 5 मेंबर्ड रिंग है। रिंग में 5 मेंबर हैं, 4 ऑक्सीजन रहेंगे और एक हीटरो एटम रहेगा। पाई बॉन्ड्स भी हैं 2-2, कंजुगेशन है यहाँ पे, कम्प्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम है ये। हीटरो एटम अगर नाइट्रोजन होता है तो ये पायरोल बन जाता है। हीटरो एटम अगर ऑक्सीजन है देन इट इज़ फ्यूरिन। हीटरो एटम अगर सल्फ़र है तो ये थायफिन बन जाता है। इन तीनों ही हीटरो एटम पे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो 2 लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन और सल्फ़र पे 2-2 लोन पेयर हैं। इनके जो एक लोन पेयर हैं वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हैं और इसी वजह से ये हकल्स रूल को फॉलो करते हैं और एरोमेटिक बन जाते हैं। इसको हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये 3 कंपाउंड्स हैं 5 मेंबर्ड हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हमारे सिलेबस में हैं। पायरोल, फ्यूरिन और थायफिन इनके कॉमन नेम्स हैं। अगर हम IUPAC नेम की बात करते हैं तो पायरोल को हम एजोल कहते हैं, फ्यूरिन को हम ऑक्सॉल कहते हैं और सल्फ़र को हम थायोल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये इंट्रोडक्टरी नॉमेनक्लेचर पढ़ने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा। अगर हम हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर समझना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। सेंटर में हमारी स्टेम होती है, उसके आगे जो चीज़ लगाते हैं दैट इज़ प्रीफिक्स, पीछे हम सफिक्स लगाते हैं। जो स्टेम होती है वो ये हमें बताता है कि जो रिंग है वो कितने मेंबर्ड है, 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है। इसके रिस्पेक्ट में हम एक स्टेम के लिए 2-3 वर्ड्स चूज़ करते हैं कि अगर 3 मेंबर्ड है तो हम ये स्टेम लगाएंगे, 4 मेंबर्ड है तो हम ये स्टेम लगाएंगे। जिस तरीके से हमारे नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हम एक स्टेम लगाते हैं, जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। कितने कार्बन्स होते हैं हमारी चेन में उसके विद रिस्पेक्ट टू। इसी तरीके से हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम कार्बन्स का नहीं देखते, मेंबर्स का देखते हैं। जो रिंग है हीटरो एटम को भी काउंट करते हैं उसमें कि उसको इंक्लूडिंग कितने मेंबर हैं उस रिंग में, उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, स्टैम्प लगाएंगे। प्रीफिक्स हमें ये बताएगा कि कौन कौन से हीटरो एटम प्रेजेंट हैं, लाइक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है या 2 या 2 से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से प्रीफिक्स हमें फुल इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन कौन से हीटरो एटम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सफिक्स हमें बताएगा जो हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सफिक्स लगाते वक्त हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, अगर रिंग के अंदर नाइट्रोजन होता है या नहीं होता है उससे भी सफिक्स का नेचर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इंक्लूडेड हैं सारे, तो हम जो नॉमेनक्लेचर का इंट्रोडक्टरी वर्जन इंक्लूड कर रहे हैं वो सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए ही डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्स अगर ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सा वर्ड यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन है तो एजा लगाते हैं, सल्फ़र है तो थाया लगाते हैं। अगर हमारी 4 मेंबर्ड रिंग होती है तो हम ET वर्ड यूज़ करते हैं, 5 मेंबर्ड के लिए OL यूज़ करते हैं, 6 मेंबर्ड के लिए IN स्टैम यूज़ करते हैं। अगर अनसैचुरेटेड रिंग का मतलब है डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ETE लगेगा। अगर बिना नाइट्रोजन के 4 मेंबर्ड रिंग है तो ET ही लगेगा, E ड्रॉप हो जाएगा अगर नाइट्रोजन नहीं है तो। 5 मेंबर्ड रिंग में दोनों जगह सेम कंडीशन रहेगी, OL ही लगेगा नाइट्रोजन है या नहीं है। 6 मेंबर्ड रिंग अगेन 4 मेंबर्ड वाला पैटर्न फॉलो कर रही है, अगर नाइट्रोजन है तो INE सफिक्स लगेगा, अगर नहीं है तो IN लगेगा। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए अब हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं पायरोल की क्या बनती है। पायरोल में हमें पता है हमें प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स को जोड़ना है। क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है तो हमारा जो स्टेम है वो OL रहेगा। नाइट्रोजन है रिंग के अंदर, OLE स्टेम और सफिक्स मिलके बना देंगे हमारे पास ये। नाइट्रोजन है तो उसके लिए प्रीफिक्स हमारा एजा रह जाएगा। एजा और ओल को हमें जोड़ना है तो यहाँ पे AB वोवल हो गया और OB वोवल हो गया। एजा के लास्ट में A आया वो वोवल है, ओल के सबसे पहले O आया वो भी वोवल है। जब हमें जोड़ना होता है और 2 वोवल एक साथ आ जाता है तो जो पहला वाला वोवल होता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो A यहाँ से डिसअपियर हो गया और जो हमारा नाम बना वो क्या बन गया, एसोल। सिमिलर तरीके से अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सा वर्ड लग गया, 5 मेंबर्ड रिंग है तो सफिक्स और स्टेम मिलके बनाया ओल। जोड़ते हुए यहाँ पे भी ऑक्सा का A ड्रॉप हो गया और ये बन गया ऑक्सोल। इसी तरीके से सल्फ़र में प्रीफिक्स लगा हमारा थाया, स्टेम और सफिक्स 5 मेंबर्ड रिंग के लिए लगा ओल, OLE। दोनों को जोड़ा तो थाया का A ड्रॉप हो गया और ये क्या बन गया, थायोल। तो मुझे लगता है यहाँ से हमें समझ आ गया कि हमारे जो पायरोल है उसका कॉमन नेम
IUPAC नेम एजोल क्यों है, फ्यूरिन का ऑक्सोल क्यों है और सल्फ़र का थायोल क्यों है। इसके बाद मैं तुम्हें एक पॉइंट और बता देती हूँ, क्योंकि जब हमने नॉमेनक्लेचर शुरू ही किया है तो वी शुड नो दिस एज वेल। जब कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें एक से ज़्यादा हीट्रो एटम प्रेजेंट होता है, लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो प्रीफिक्स में फिर हमें ये देखना होता है कि किसको पहले रखेंगे और किसको बाद में रखेंगे। तो इसी चीज़ को डिसाइड करने को हम कहते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर। तो प्रेफरेंस ऑर्डर जब भी हमें देना होता है हीट्रो एटम्स को, तो हम उसका ग्रुप नंबर देखते हैं। जो हायर ग्रुप नंबर में आता है उसको हायर प्रायोरिटी देते हैं। अगर सेम ग्रुप में 2 एटम्स आ रहे हैं तो जो ग्रुप में अपर पोजीशन पे आता है, लाइक ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों सेम ग्रुप में हैं, ऑक्सीजन ऊपर आता है, सल्फ़र उसके नीचे आता है, तो ऊपर वाले को प्रायोरिटी मिलेगी ऑक्सीजन को। तो अगर हम इन तीनों एटम्स को जो हमारे सिलेबस में समाव रहेंगे इनको अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन को मिलती है, देन सल्फ़र को, क्योंकि ये 16 ग्रुप नंबर में आते हैं दोनों। नाइट्रोजन 15 ग्रुप नंबर में आता है तो इसको लोअर प्रायोरिटी मिलेगी। ऑक्सीजन को सल्फ़र से ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए मिल रही है क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर आता है ग्रुप में, सल्फ़र उसके नीचे आता है। अगर हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है अब, तो प्रीफिक्स में हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की हायर प्रेफरेंस है, देन एजा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एजा का जो ए था वो दोबारा ड्रॉप हो जाएगा, 2 ए इकट्ठे हो गए तो एक ही ओ आएगा, ऑक्सेज। स्टेम और सफिक्स क्योंकि 5 मेंबर है तो फिर दोबारा से ओल रहेगा, दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, ऑक्साजोल। सो इट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बहुत वास्ट है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। वी मे प्रिपेयर इवन 2-3 वीडियोज़ ओनली ऑन द नॉमेनक्लेचर ऑफ द हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर कोई स्टूडेंट है जो नेट की तैयारी कर रहा है या MSc की तैयारी कर रहा है, तो अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो आई मे प्रिपेयर द वीडियो ऑन द नॉमेनक्लेचर ऑफ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इन्वॉल्व नहीं है, हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कुछ इससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करना है दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़नी है हमें, कि क्या स्ट्रक्चर रहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की पायरोल, फ्यूरन और थाइफिन के अंदर। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं पायरोल। पायरोल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है दैट इज़ C4H5N। पायरोल में 4 कार्बन है, चारों कार्बन्स पे एक एक हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे भी है, तो हमारा बन गया C4H5N। चारों के चारों कार्बन और नाइट्रोजन पायरोल में सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन के अंदर की समझने वाली बात है। एट फर्स्ट साइट हम क्या समझते हैं कि लॉन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर आता है, लेकिन ध्यान रखना जब भी किसी एटम पे लॉन पेयर होता है और अगर वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ जाता है तो वहाँ पे वो लॉन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नहीं आएगा, बल्कि कौन से ऑर्बिटल्स में आएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। तो इसका ध्यान रखना कि पायरोल के अंदर जो लॉन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नहीं है। कैसे ऑर्बिटल में है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में है। बाकी स्ट्रक्चर हम नीचे डिटेल में इसका डायग्राम भी बनाएंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं हर एक कार्बन पे, हर कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी बच गया। पता है हमें कि कार्बन की जो वैलेंस सेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड बने हाइब्रिड, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में बचा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन on each carbon in the unhybridized orbital and a pair of electron in the lone pair of nitrogen which is in unhybridized orbital overlap sideways to form a pi cloud। इस तरीके से पाई क्लाउड बनेगा। पाई क्लाउड में कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो इसका मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, और हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया नेचर में। हकल्स रूल होता क्या है समझने के लिए, हकल्स रूल को फॉलो करने के लिए कोई भी कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, उसके अंदर पाई बॉन्ड होने चाहिए, और वो पाई बॉन्ड कम्प्लीटली डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए, 4n+2 पाई रूल को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो होल नंबर इंटीजर रहेगी, इवन 0 भी हो सकती है, 0, 1, 2,
3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से n की वैल्यू होती चलेगी। अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं वो 6 पाई निकल के आते हैं। इसका मतलब क्योंकि हमारे पायरोल में भी जो पाई क्लाउड है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पायरोल कैसा हो जाता है नेचर में, एरोमेटिक बन जाता है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे दोबारा से तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले ये हमारा पायरोल बनाया हमने, ठीक है। इस पायरोल में यहाँ पे भी एक CH है, 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 यहाँ पे NH है। तो ये तो थे सारे के सारे हाइब्रिड बॉन्ड्स हैं। कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3, तीनों बॉन्ड बना दिए इसने। 2 बॉन्ड इसने कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ बना दिया, एक नाइट्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से सभी के सभी कार्बन्स ने 3 हाइब्रिड बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना दिया और एक इसके साथ बना दिया हाइड्रोजन के साथ। तो इन सब में इसका क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज़ हुए हैं। अब अगर हमें हाइब्रिड का समझ आ गया तो अब हम आगे देखेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में। तो जब हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्केलेटन समझ आ गया कि यहाँ पे CH है और यहाँ पे NH है, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद भी यहाँ पे हर एक कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा हुआ है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। इस लोन के पेयर के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करते हैं, साइडवेज ओवरलैप करेंगे। ध्यान दो, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस लोन पेयर पे। कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें खाली एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 नहीं है, खाली 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1। अब क्या होता है, ये जो लोब्स हैं इनके अपर वाले पार्ट अपर लोब्स के साथ ओवरलैप करेंगे, नीचे वाले साथ नीचे वाले लोब्स के साथ ओवरलैप करेंगे। तो इस तरीके से अपर के साथ, 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 नीचे वाले लोब्स इस तरीके से आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और हमारे पास क्लाउड बनेगा पाई का। एक जो अबोव द प्लेन ऑफ द रिंग होगा, एक बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग होगा। इस तरीके से ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि जो पायरोल है उसमें सभी के सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है। बाकी सारे कार्बन्स पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, सभी के सभी आपस में ओवरलैप करते हैं। पाई क्लाउड बनता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। एक क्लाउड हमारा अबोव द प्लेन ऑफ द रिंग है, एक बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग है। तो हमारा ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ पायरोल। मुझे लगता है समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पायरोल में, हाउ कैन वी से कि वो कम्प्लीटली डिलोकलाइज्ड हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट किया तो ये अगले स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ तक। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट के जैसे ही है, इसलिए मैंने इसको 1 काउंट कर दिया। तो पायरोल की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिर्फ जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उस पर कोई चार्ज नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर्स में क्या है, चार्ज सेपरेशन है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन होता है तो वो कम कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ईच एंड एवरी कार्बन पे हमारा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। टाइम कम है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट फ्यूरन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H4O बनेगा। यहाँ पे भी सभी के सभी कार्बन्स एंड ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगेन यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, जो डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू पायरोल, वो ये है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं,
इनमें से एक लोन पेयर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है और जो दूसरा लोन पेयर है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। जो पाई क्लाउड में इन्वॉल्व होगा वो लोन पेयर इन्वॉल्व होगा जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। तो लोन पेयर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन ओवरलैप करके फिर दोबारा से क्या बना देंगे, पाई क्लाउड। ये भी हकल्स रूल को फॉलो करता है, इसलिए फ्यूरन भी कैसा हो जाता है, एरोमेटिक। यहाँ पे ये फ्यूरन का हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ध्यान रखना, एक जो लोन पेयर है यहाँ पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, तो इसको ओवरलैपिंग में नहीं लेना। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसकी एक ही लोब बनाई है यहाँ पे मैंने, जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उसकी 2 लोब्स बनाई लोन पेयर की। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का लोन पेयर है और ये वाला जो लोन पेयर है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो पाई क्लाउड में काउंट हो गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाओ फ्यूरन का तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी सारी चीज़ें सेम है एज दैट ऑफ पायरोल। यहाँ पे भी जो पाई क्लाउड बना ये अबोव द प्लेन है, प्लेन ऑफ द रिंग है, ये बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है फ्यूरन की भी, और यहाँ पे भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन है, सो दे विल कंट्रीब्यूट लेस टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूरन। फ्यूरन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन C4H4S है। सेम यहाँ पे भी सेम केस है, चारों कार्बन और सल्फर सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि सल्फर पे भी 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में है, दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में जो लोन पेयर है वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन्स पे है, हर एक कार्बन पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में, और क्या बनाएगा, पाई क्लाउड हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। हकल्स रूल को फॉलो करेगा, इसलिए बन जाएगा एरोमेटिक। ये थायोफीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली सिमिलर टू फ्यूरन एक्सेप्ट विद द डिफरेंस ऑफ सल्फर हेयर। यहाँ पे भी ये ध्यान रखना, ये जो लोन पेयर है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, ये वाला जो लोन पेयर था ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में था जो पाई क्लाउड में चला गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन गया, पाई क्लाउड की रिंग बन गई, 1 अबोव द प्लेन ऑफ द रिंग, एक बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और डायग्राम ऑफ थायोफीन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, फर्स्ट एंड 5 हैं, लास्ट वन इज सिमिलर टू 1। एक स्ट्रक्चर में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, बाकी में चार्ज सेपरेशन है, सो दे विल कंट्रीब्यूट लेस। अब बात आती है कि अगर हम इनकी आपस में एरोमेटिसिटी, सारे के सारे एरोमेटिक हैं, हमने इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लिया, अब हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा एरोमेटिक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा जो एरोमेटिक है वो बेंजीन है, ये बेंजीन से कम एरोमेटिक हैं। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक बेंजीन है, फिर थायोफीन है, फिर पायरोल है, फिर फ्यूरन है। क्यों? क्योंकि बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है दैट इज़ 150 किलो जूल पर मोल, थायोफीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है 125 किलो जूल पर मोल होती है, पायरोल की अराउंड 90 to 100 के बीच में होती है, तो वी कैन से अबाउट 100 किलो जूल पर मोल, और फ्यूरन की जो एनर्जी है वो 65 किलो जूल पर मोल है। अगर हम बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें यहाँ इस स्ट्रक्चर में भी कोई चार्ज नहीं है, इस स्ट्रक्चर में भी कोई चार्ज नहीं है, दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं और इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकाली जाती है? जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से हम एक और स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एनर्जी निकल के आएगी वो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। क्योंकि बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है। उसके बाद आता है थायोफीन, उसके बाद पायरोल, उसके बाद फ्यूरन। फ्यूरन लिस्ट एरोमेटिक है। ऐसा क्यों है? फ्यूरन हमारा यहाँ पे लिस्ट एरोमेटिक क्यों है, हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन में तो क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स 50-50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, और जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो बेंजीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, वो इक्विवेलेंट है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक भी है। अगर हम थायोफीन, पायरोल और फ्यूरन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे फ्यूरन में ऑक्सीजन है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी थी इनकी, तो वहाँ पे हमने देखा था इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो हीट्रो एटम्स हैं लाइक
पायरोल में हमारे पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 4 स्ट्रक्चर्स में। फ्यूरिन में हमारे पास ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 4 स्ट्रक्चर्स में। थायोफिन में हमारा सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 4 स्ट्रक्चर में। तो हमने देखा कि जो हीट्रो एटम है बाकी स्ट्रक्चर्स में उनके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑक्सीजन क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को उतना बियर नहीं कर पाता अपने ऊपर, इसलिए उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन सबसे कम हो जाता है और ये सबसे लिस्ट एरोमेटिक बन जाता है। सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सल्फर होता है, इसलिए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एरोमेटिक बन जाता है क्योंकि उन स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड थोड़ा बढ़ जाएगा तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिविटी है वो सल्फर से कम है, सॉरी ऑक्सीजन से कम है लेकिन सल्फर से ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे लाई करता है। तो ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा टोलरेट नहीं कर पाता और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं 4 उनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है और सबसे लिस्ट एरोमेटिक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक बेंजीन, देन थायोफिन, देन पायरोल एंड देन फ्यूरिन। With this, we end this video lecture. In the next, we will cover next topics. Thank you very much for your kind attention.